हेलो जी, क्या हाल चाल है भाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटीबॉडी की। और एंटीबॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल ही आता है। तो हम यहाँ एंटीबॉडी का थिया पाचा फिट करने वाले हैं। एंटीबॉडी भी पांच है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। पांच तो हमने पांडव भी पढ़ रखे हैं। याद है पांच पांडवों के नाम क्या क्या है? अर्जुन, भीमबली थे भाई साहब, युधिष्ठिर थे, और साथ में थे नकुल सहदेव। तो चलो आज हम लोग देखते हैं कि इस एंटीबॉडी वाली कहानी में कौन सा पांडव कौन है। सबसे पहले बात करते हैं आईजीजी की। या फिर एक काम करें ना, देखिए सभी एंटीबॉडीज में दो चीजें पाई जाती हैं कॉमनली, कम से कम। एक तो है हैवी चैन, और ये हैवी चैन दो कॉपी मिलेगी, डबल। लेकिन शर्त यह है कि दोनों हैवी चैन एक जैसी होंगी एक एंटीबॉडी में। और दो होती हैं लाइट चैन। लाइट चैन भी बिल्कुल एक जैसी होती हैं। कुल मिलाकर के लाइट चैन दो तरह की पाई जाती हैं, एक है कप्पा और एक है लैम्डा। अब एक एंटीबॉडी के अंदर दो लाइट चैन होंगी ना, तो दोनों होंगी आइडेंटिकल, तो कप्पा होंगी या लैम्डा होंगी। सिमिलरली हैवी चैन पांच तरह की पाई जाती हैं, अल्फा, एप्सिलॉन, डेल्टा, म्यू और गामा। अब कौन सी हैवी चैन किस मॉलिक्यूल में है उसी के बेस पर इनके नाम रखे गए हैं। मतलब जिस एंटीबॉडी में हैवी चैन का नाम है गामा, तो उसे हम आईजीजी कहते हैं, गामा का जी। म्यू वाली चैन के लिए आईजीएम, अल्फा वाली चैन के लिए आईजीए, और डेल्टा वाली चैन के लिए आईजीडी, और एप्सिलॉन वाली चैन के लिए ई। अब शुरू से बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बी सेल मैच्योर होकर बाहर निकलती है बोन मैरो से। अभी तक इसने एंटीजन देखा नहीं है, बट ये रेडी है, अपने हथियार लेके आई है, जिन्हें हम बोलते हैं बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर के रूप में इस बी सेल पर मेम्ब्रेन बाउंड दो एंटीबॉडी लगे हुए हैं, आईजीएम क्लास का मोनोमर और आईजीडी क्लास का मोनोमर। साथ में एक छोटा सा डाइपेप्टाइड और भी है, दो प्रोटीन का बना हुआ। ये आईजी अल्फा, आईजी बीटा बोलते हैं इनको। ये को रिसेप्टर है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए आईजीएम, आईजीडी एंटीजन को पकड़ तो सकते हैं, बट सेल को अंदर बता नहीं पाएंगे कि भैया हमने एंटीजन पकड़ लिया, यही एंटीजन मुझे मारना है। ये जो अंदर बताने का जिम्मा है, ये छोटू का है, जो आईजी अल्फा और आईजी बीटा के नाम से जाने जाते हैं। देखिए असल में ये एंटीबॉडी का जो साइज है, कितना बड़ा होगा, क्या क्या फंक्शन करेगा, ये उसकी हैवी चेन और लाइट चेन के डोमेन्स पर डिपेंड करता है। लाइट चेन के अंदर दो ही डोमेन पाए जाते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। बट हैवी चेन में कम से कम चार डोमेन तो हैं। एक तो है वेरिएबल और तीन होते हैं कांस्टेंट। बट फिर थोड़े से बल्कि मॉलिक्यूल्स हैं आईजीएम और आईजीई, इनके पास कांस्टेंट एक्स्ट्रा भी होता है, एक एक। तो कुल मिला के कह दीजिए कि आईजीजी के पास हैवी चेन में चार डोमेन है, एम और ई में पांच पांच डोमेन पाए जाते हैं, चार कांस्टेंट एक वेरिएबल। अल्फा और डी इनके अंदर भी आईजीजी की तरह ही हैं। एक एंटीबॉडी का वजन एवरेज लगभग 150 किलो डाल्टन का है, जो कि जैसे हम बात करें आईजीजी 150 किलो डाल्टन का है। आईजीएम जो मेम्ब्रेन पर चिपका हुआ है, इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट भी होता है, जरा सा, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन बाकी जो ये आईजीजी हैं, आईजीए है, ये और आईजीई, ये आमतौर पर ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट के साथ कभी नहीं बनते। ट्रांस मेम्ब्रेन वाले पार्ट की एबिलिटी या तो एम में है या डी में, जो कि बी सेल रिसेप्टर का काम कर रहे थे। तो चलिए वापस आते हैं कहानी के ऊपर। एंटीजन बीसीआर पर बाइंड किया। इन एंटीबॉडीज और एंटीजन की बाइंडिंग को पहचान के जो एक को रिसेप्टर है साथ में अल्फा बीटा, इसने अंदर सिग्नल दिया, क्योंकि इसके ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट के बाद साइटोप्लाज्मिक डोमेन में आई टाइम पाया जाता है। अब ये आई टाइम की स्पेशलिटी ये होती है कि इसी के पास सिग्नल करने की एबिलिटी है। मतलब वहां इसके पास एक डोमेन है जिसका नाम है आई टाइम। अब जैसे ही आईजीएम या डी ने एंटीजन को पकड़ा, तो इमीडिएटली छोटू सेंस कर लेता है, छोटू आईजी बीटा अल्फा वाला, और ये अंदर सेल को चिल्ला के बताता है पकड़ लिया एंटीजन, अब इसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने हैं, यही वाले एंटीबॉडी बनाने हैं, यही वाले वेरिएबल पार्ट के और एंटीबॉडीज बनाने हैं। अब आईजी बीटा अल्फा में चिल्लाने की एबिलिटी कहां से आई भाई? ये एबिलिटी है उसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन में पाए जाने वाले आई टाइम की वजह से। ये आई टाइम का मतलब है इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिव। तो जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना मेम्ब्रेन बाउंड के साथ, इमीडिएटली इसने सेंस किया और अंदर सिग्नल कास्केड शुरू कर दी, जो न्यूक्लियस तक मैसेज पहुंचाएगी। और ये नाई बी सेल एक्टिवेट हो चुकी है। ये डिफरेंशिएट करेगी, डिवाइड करेगी, अपने नंबर बढ़ाएगी और अलग अलग तरह के प्लाज्मा बी सेल बनाएंगी। प्लाज्मा बी सेल ऐसी जो अब आईजीजी बनाएंगे, आईजीएम बनाएंगे, आईजीई बनाएंगे और आईजीए भी बनाएंगे, और सबके सब सिक्रेटरी फॉर्म में। प्लाज्मा बी सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी नहीं बनाती। शुरुआत में सबसे पहले जो इमीडिएटली एंटीबॉडी बनेगा ये आईजीएम है।
खास बात यह आईजीएम की पेंटामर है, मतलब इसके पास कम से कम 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं। आप जानते हैं कि एक एंटीबॉडी में 2 एफएबी होते हैं, और एफएबी में जो वेरिएबल पार्ट का जो हिस्सा है यही है जो एंटीजन से बाइंड करेगा। CDR123 की बात कर रहा हूं मैं। अब क्योंकि इमीडिएटली हमें एंटीजन से निपटना है, तो पहले हमने ये हल्की एविडिटी वाले ये आईजीएम छोड़ दिए। हल्की स्पेसिफिसिटी के साथ ये एंटीजन को जो दिखाई देगा पकड़ लेंगे, और पकड़ करके इनको न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब कहीं घुसने नहीं देंगे। सिमिलरली ये एक्टिवेट कर देंगे कंप्लीमेंट को भी। इस बीच में बी सेल को टाइम मिल जाएगा कि वो अब आईजीजी बनाना शुरू कर दे। देखिए, शुरुआत के 5 दिन में, जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, इस प्राइमरी रिस्पॉन्स में शुरुआत के 5 दिन के अंदर आईजीएम बनता है बड़े लेवल पर, और फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और छठे 7वें दिन से आईजीजी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मैं कहूं कि 8 दिन बाद अगर हम ब्लड को चेक करेंगे तो आईजीएम इस बीमारी के अगेंस्ट ना के बराबर मिलेंगे हमें, और आईजीजी 80% ऑफ एंटीबॉडी आईजीजी मिलेंगे। अब सेल ने इतने सारे आईजीजी क्यों बनाए? भाई आईजीजी जो है वो बहुत कमाल का एंटीबॉडी है, चुन चुन करके एंटीजन से बाइंड करता है, और जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनकी वजह से अब बहुत सारे सिस्टम एक्टिवेट होंगे। जो सबसे पहले तो ये है कि मैक्रोफाज के सरफेस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं जो आईजीजी के एफसी पार्ट को पहचान सकते हैं। ये रिसेप्टर से जैसे ही आईजीजी एंटीजन बाइंड करेंगे और मैक्रोफेज गप से खा जाएंगे, इसे बोलते हैं हम लोग ऑप्सोनाइजेशन, एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस। सिमिलरली इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के, आईजीजी की बात कर रहा हूँ, एफसी पार्ट को पहचानने की एबिलिटी कंप्लीमेंट में भी होती है। क्लासिकल पाथवे की बात कर रहे हैं हम लोग, और कंप्लीमेंट यहाँ बाइंड करेंगे, एक कंप्लीमेंट दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, और अल्टीमेटली यहीं इस एंटीजन के ऊपर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की असेंबली होनी शुरू हो जाएगी। और बात इतनी सी भी नहीं है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सेल्स होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स। इनके सरफेस पर भी आईजीजी को पहचानने के लिए रिसेप्टर लगे हुए हैं। तो ये सेल भी आएंगी और रिसेप्टर से बाइंड करेंगी, और उनके अंदर भरे हुए केमिकल्स को बाहर उड़ेलना शुरू कर देंगी, जिनमें खूब सारे ग्रैंजाइम्स हैं, परफोरिन्स हैं, हिस्टामिन्स हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू होगा, और वो एंटीजन की धज्जियाँ उड़ा देंगे केमिकल वारफेयर के द्वारा। इसको हम लोग बोलते हैं ADCC, मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। और आईजीजी के रोल खत्म हो गए, बात ये भी नहीं है। जब फीटस पेट में होता है तो प्लेसेंटा से माँ के ब्लड के साथ कनेक्शन है। भाई माँ को बीमारी हुई, कोई वायरस अगर इस फीटस में एंटर कर गया तो फीटस के पास तो इम्यूनिटी है नहीं ना, तो उस इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का जिम्मा माँ के ब्लड का है। लेकिन आप जानते हो कि भाई प्लेसेंटा में बैरियर लगा हुआ है, सेल्स आर पार नहीं जा सकती, लेकिन आईजीजी ये काम कर सकता है, ये प्लेसेंटा के बैरियर को पार कर सकता है। इंडीड सभी एंटीबॉडीज में से केवल आईजीजी है जो इस प्लेसेंटा को पार करके फीटस के पास जाएगा, फीटस के ब्लड में रहेगा उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। बच्चे के पैदा होने के बाद भी तो उसे इम्यूनिटी चाहिए। भाई तुम जानते हो कि छोटे से बच्चा जो पैदा हो गया न्यूनेटल, इसके पास तो इम्यूनिटी नहीं है 20 साल बनाने की, तो इसको वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का जिम्मा भी माँ का ही है। अब जब माँ उसे अपना दूध पिलाएगी तो उस दूध में भी एंटीबॉडी है जो उस बच्चे की हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। अब ये एंटीबॉडी वो है जो सिक्रेशन में पाए जाते हैं, जैसे कि IgA। म्यूकोसल सिक्रेशन जहाँ कहीं भी होंगे एडल्ट ह्यूमन के अंदर भी, वहाँ पे आपको IgA देखने को मिलेगा। तो मदर के ब्लड के अंदर भी IgA अच्छी खासी मात्रा में, और साथ में IgM भी सीक्रेट हो जाता है। तो ये दोनों एंटीबॉडी जो बच्चा भी डेवलप हो रहा है, माँ के दूध पर टिका हुआ है, ये उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि जब माँ का दूध है वो बच्चे के लिए कितना जरूरी है। ना सिर्फ उसका फूड है, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, बल्कि प्रोडक्शन भी देता है। IgE को हल्के में ले लिया क्या? नाम नहीं आ रहा उसका। IgE भी बड़ा शरारती है। इनफैक्ट जब भी कभी तुम्हारा मुंह सूजा होगा ना मधुमक्खी काटने से या ततैया काटने से, वहां IgE का रोल था। इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब इधर कुछ आपके साथ हुआ और इमीडिएटली बॉडी ने सूजना शुरू कर दिया। ये वाली कहानी को हम लोग इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। होता ही है कि जब भी कभी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है जो इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को इंड्यूस कर सकता हो, पोलन ग्रेन भी हो सकता है, या फिर किसी इंसेक्ट का जहर, जैसे मधुमक्खी का मेलेटिन नाम का प्रोटीन, तो हमारा इम्यून सिस्टम की बी सेल उसको भी पहचानेंगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी और उसका सफाया कर देंगी। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये बी सेल एंटीबॉडी बना रही थी तो इसी टाइम इसने IgE भी बना दिया इस एंटीजन के अगेंस्ट। अब ये IgE सीरम में थोड़ी देर रहे और उसके बाद जाके ये मास्ट सेल के सरफेस पर चिपक गए, क्योंकि मास्ट सेल पर इनका रिसेप्टर लगा हुआ है। और अब ये मास्ट सेल IgE को लेके घूम रही है जगह जगह।
अब जब भी कभी ये एंटीजन दोबारा आएगा तो इमीडिएटली मास्ट सेल की आईजीई से बाइंड करेगा और बाइंड करते ही मास्ट सेल के अंदर जो ग्रैन्यूल्स भरे पड़े हैं ये बाहर निकल के आ जाएंगे, उन्हें सीक्रेट कर देगा वो। और इस ग्रैन्यूल्स के अंदर भरे हुए हैं हिस्टामिन्स जो कि वैसोडायलेशन करते हैं, मतलब आसपास की ब्लड वेसल्स को बोलते हैं खूब सारा फ्लूइड छोड़ दो, खूब सारी बी सेल भेज दो यहाँ पे, खूब सारी टी सेल भेज दो यहाँ पे, न्यूट्रोफिल्स भेज दो, इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करने वाला। इसके अलावा ग्रेंजाइम्स, परफोरिन्स जो सेल्स को रप्चर करते हैं, ये सब भी यहाँ आ जाएंगे। तो जो मधुमक्खी काटते ही जो चेहरा सूजना शुरू करता है, उसके पीछे ये कहानी थी भाई, और रोल था आईजीई का। तो जब भी कभी हाइपर सेंसिटिव इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स होगा, वो आईजीई की वजह से होगा। अब तुम्हें याद है ना, देखो जब भी कभी नॉर्मल बी सेल रिस्पॉन्स है तो एंटीजन आएगा, नाइव बी सेल पहचानेगी, फिर ये बी सेल एक्टिवेट होगी, फिर ये बी सेल डिवाइड करेगी, फिर डिवाइड करने के बाद में डिफरेंशिएट करेगी, फिर प्लाज्मा बी सेल बनेगी और फिर एंटीबॉडी सीक्रेट होंगे। इट विल टेक टाइम, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं रिएक्शन को दिखने में। तो हम कह रहे हैं कि इधर आपको ततेन ने काटा और विद इन मिनट्स आपका शरीर सूजना शुरू कर दिया, तो भाई वहां तो कुछ और कहानी थी ना। ये थी आईजीई की स्टोरी। आईजीजी कई टाइप के होते हैं, सब टाइप, सब क्लासेस इनके। ये कह दीजिए कि 4 सब क्लास हैं। इनमें से 3 IgG1, G2, G3 इनके पास एबिलिटी है प्लेसेंटा को पार करने की, 4 की नहीं है। IG अल्फा भी 2 सब क्लासेस में पाए जाते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2। सबसे ज्यादा शेल्फ लाइफ कह लीजिए कि कितनी देर तक सर्वाइव करेगा एंटीबॉडी, तो वो IgG है जो बहुत देर तक सर्वाइव करता है। इंडियड सही मायने में आपका जो एंटीबॉडी लड़ने के लिए बना हुआ है, डिफरेंट तरीके से समझदारों की तरह लड़ता है, बाहुबली, ये IgG है। IgM समझो कि गदाधारी भीम की तरह है कि भाई पकड़ेगा किसी को भी और रगड़ देगा। तो स्पेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस किसी को भी आपको लगा कि एंटीजन है बॉडी को, वहाँ पे IgG की जगह पर IgM शुरुआत में काम करता है। IgG बहुत सिलेक्टिव है और बढ़िया तरीके से पहचान रखता है। प्लेसेंटा क्रॉस करने की एबिलिटी G1, G2, G3, G4 सब कर सकते हैं, लेकिन और कोई एंटीबॉडी नहीं। बी सेल के सरफेस पर BCR का पार्ट, नाइव बी सेल में केवल IgM और IgD। फैगोसाइटोसिस के लिए इसके रिसेप्टर्स केवल IgG के, शायद IgM के भी, कंफर्म नहीं है। म्यूकोसेल ट्रांसपोर्ट होने की एबिलिटी IgA में है और IgM में है। मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन IgE कर सकता है और कोई नहीं। इंडीड IgE जब कभी कोई मल्टी सेलुलर पैरासाइट होता है, याद है ना कभी कभी हमारे शरीर के अंदर कीड़े भी आ जाते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए जो वर्म्स होते हैं उनको मारने में भी IgE का ही रोल है। IgE उन पर चिपक जाता है और मास्टर सेल जो हमने केमिकल छोड़ी है वो उसे मार डालते हैं, सामने वाले मल्टी सेलुलर पैरासाइट को। सीरम में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला, मतलब जितने भी एंटीबॉडी मिल रहे हैं, 80% एंटीबॉडी आपको IgG मिलेंगे। IgA 10 से 15%, IgM 5 से 10%, IgD ना के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है IgD केवल BCR पार्टिसिपेट कर रहा है, उस सिक्रेशन में दिखता ही नहीं है, ना के बराबर। IgE भी बहुत कम मात्रा में सीरम में मिलता है क्योंकि ये तो मास्टर सेल पर जाकर चिपक के बैठ गया। तो आई होप इन सब बातों के साथ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जैसे 5 पांडवों में अलग अलग रोल थे, तो यहाँ पर बाहुबली भीम कौन है और अर्जुन कौन है। सोच समझ के सोचना। भीम के पास ताकत बहुत थी, लेकिन वो बहुत तरह की वेरिएबिलिटी के साथ अटैक नहीं करता, और अर्जुन तो भाई जैसा देखेगा उसके अकॉर्डिंग अपना तीर बदल सकता था। और अर्जुन जो था वो स्मार्ट वॉरियर की तरह था, वक्त के अकॉर्डिंग एज पर द नीड अपने तीर चुना करता था कि किस तीर से हमला करेगा सामने वाले दुश्मन के ऊपर, किस टाइप से, और कैसा डैमेज करेगा। अब एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट को भी देख लेते हैं, जहाँ पे कुछ डिफरेंट केमिकल्स का या एंजाइम्स का ट्रीटमेंट देकर के स्ट्रक्चर्स रिड्यूस किए गए थे कि एंटीबॉडी असल में होता कैसे है। तो भाई सबसे पहला तो है पेप्सिन का डाइजेशन। जब भी कभी पेप्सिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है पूरे एंटीबॉडी को, तो एंटीबॉडी 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक FAB'2, मतलब दोनों FAB जुड़े हुए, और FC पार्ट टूट के अलग हट जाता है। जब मरकैप्टोएथेनॉल का रिडक्शन कराते हैं, आप जानते होंगे प्रोटीन बायोलॉजी से कि भाई जब भी हम लोग मरकैप्टोएथेनॉल डालते हैं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड डिसॉल्व हो जाते हैं। एंटीबॉडी में इंट्रा चैन और इंटर चैन दोनों तरह के डाइसल्फाइड बॉन्ड अवेलेबल हैं। ये कह लीजिए कि चारों एंटीबॉडी की चैन्स एक साथ रहती हैं क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, और एंटीबॉडीज में डिफरेंट डोमेन पाए जाते हैं, उन डोमेन को भी फोल्ड रखने का जिम्मा डाइसल्फाइड बॉन्ड का ही है। तो जब हम बीटा मरकैप्टोएथेनॉल डालेंगे तो जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड थे वो सब रिड्यूस हो जाएंगे और चारों पेप्टाइड्स अलग अलग हो जाएंगी।
कुल मिलाकर के दो टाइप की पेप्टाइड सभी एंटीबॉडीज में देखने को मिलेंगी, एक हैवी चेन की उनकी और दूसरी लाइट चेन वाली। हाँ, आईजीएम और आईजी अल्फा, इनमें मुझे एक तीसरी चेन और देखने को मिलेगी जिसे हम जे चेन कहते हैं। अब अगर हम पपायन नाम के एंजाइम का डाइजेशन करें तो पपायन इन्हें कट करता है हिंज रीजन से, और हिंज रीजन से कट करके एफ के दो पार्ट अलग अलग कर देता है और एक एफ पार्ट अलग करता है। अब एफ पार्ट को हम एफ क्यों कहते हैं? एंटीजन बाइंड करने की एबिलिटी इसी फ्रेगमेंट में है, इसलिए एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट के नाम से इसे एफ कहते हैं। सिमिलरली एफ को एफ क्यों कहते हैं? भाई देखिए, एफ क्रिस्टलाइज फॉर्म में आप इसे आइसोलेट कर सकते हो, मतलब इस प्रोटीन के क्रिस्टल बना सकते हो। तो क्रिस्टलाइजेबल एबिलिटी जो है वो एफ के अंदर होती है, और इसीलिए हम उसे एफ कहते हैं, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। आपको यह भी याद होगा ना कि एंटीबॉडी हैविली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, और ये ग्लाइकोसाइलेशन इसके रिकॉग्निशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप एफ पार्ट से ग्लाइकोसिल ग्रुप हटा दो तो इस एंटीबॉडी को कोई पहचानने वाला नहीं है, ना इसे मैक्रोफेज पहचानेगा ना कंप्लीमेंट पहचानेंगे। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स का लगा होना बहुत जरूरी है। कई बार तो बड़ी अच्छी खासी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन जनरली ये भी देखने को मिला है कि जो भी ग्लाइकोसाइलेशन है होता है एफ पार्ट में ही है, या फिर ये कह लीजिए कि अगर लाइट चेन में भी पहुंचा गई तो सिर्फ कांस्टेंट वाले डोमेन्स में। मोर और लेस एफ पार्ट हैविली ग्लाइकोसाइलेटेड है और इसका काम है रिकॉग्निशन में। तो ये कहानी थी उन क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स की। यहां पे ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि पेप्सिन के डाइजेशन के बाद जो एफ पार्ट मिला था उसके टुकड़े हो जाएंगे बहुत सारे, वो कंप्लीट साबुत नहीं मिलने वाला एफ पार्ट। कभी कभी ये भी होता है कि भाई कौन से एंटीबॉडीज एपिथेलियल बैरियर को पार कर सकते हैं, तो टर्म थोड़ी सी ट्रिकी है। असल में ये मिकोसल एंटीबॉडी पूछ रहे हैं। आईजीए और आईजीएम ये काम कर सकते हैं, और इनको सीक्रेट कराने के लिए, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन या ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वन साइड की सेल से निकल के फिर दूसरी साइड पार हो जाना, इसे करने के लिए पॉली आईजी रिसेप्टर लगे होते हैं एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, और फिर ट्रांससाइटोसिस के द्वारा इन एंटीबॉडीज को ल्यूमन में, इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है। खास तौर से इस सिक्रेशन में ये वाली कहानी है। अब एंटीबॉडीज भी तो कभी एंटीजन के रूप में काम करेंगे, मतलब अगर मेरे एंटीबॉडी आइसोलेट करके से दूसरे इंसान में डाल दी जाए तो हो सकता है वहां पर वो एज एंटीजन बिहेव करें। तो किस तरह के एपिटोप को पहचाना जाता है, इस वजह से हमने डिफरेंट टाइप के एपिटोप क्लासीफाई कर रखे हैं जो एंटीबॉडी के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करें एंटीबॉडी एज एन एंटीजन, इसके पास कौन कौन से टाइप के एपिटोप मिल सकते हैं। एक होते हैं आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स या आइसोटॉप्स कह लीजिए। ये वो एपिटोप्स हैं जो सिर्फ आपके कांस्टेंट रीजन में पाए जाएंगे, और ये क्लास स्पेसिफिक होते हैं, क्लास भी और ऑर्गेनिज्म भी। मतलब जितने भी सपोज IgG1 है, सब में एक जैसे एपिटोप मिलेंगे, और ये एपिटोप IgM में नहीं होंगे। एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स ये अलील बेस्ड होते हैं, और ये भी कांस्टेंट रीजन के ही हैं। मतलब अगर मैं दो अलग अलग चूहे ले लूं और दोनों के IgG1 को देखूं तो उनमें कुछ एपिटोप तो सिमिलर होंगे और कुछ एपिटोप डिफरेंट होंगे, क्योंकि अलील्स का वेरिएशन होगा। भाई दोनों चूहों के पास सेम टाइप के ले लो, जरूरी नहीं ना। तो अगर ये अलील की वजह से आपको डिफरेंट एपिटोप दिख रहे हैं तो इन्हें आप एलोटॉप बोलते हो। अब आती है बात आइडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स की, जिन्हें हम आइडियोटॉप भी कहते हैं। ये केवल और केवल वेरिएबल रीजन में पाए जाते हैं, और ये एक एंटीजन को पहचानने वाला एंटीबॉडी और उसी ऑर्गेनिज्म का वही सेम क्लास का एंटीबॉडी जो दूसरे एंटीजन को पहचान रहा है, इन दोनों में वेरिएबिलिटी दिखाएगा। और इतनी बड़ी वेरिएबिलिटी तो एफ पार्ट में तो नहीं होगी ना। भाई IgG1 ह्यूमन का और उसी ह्यूमन का एक और IgG1, दोनों का कांस्टेंट रीजन एग्जैक्टली सेम होगा, यानी कि उनमें आइसोटोप एलोटोप सेम होंगे, लेकिन उनके वेरिएबल रीजन अगर दो अलग अलग एंटीजन को पहचानते हैं तो फिर वहां पर अमीनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट होने की वजह से वहां मुझे आइडियोटॉप देखने को मिलेंगे। मतलब वेरिएबल रीजन में जो अमीनो एसिड डिफरेंट हैं, इसकी वजह से जो ये एपिटोप बन रहे हैं, ये एक ही इंसान के अंदर दो डिफरेंट एंटीबॉडीज जो दो अलग एंटीजन पहचानते हैं उनमें दिखाई देंगे। इन्हें बोलेंगे हम लोग आइडियोटॉप्स। अब बात आती है कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। देखिए, पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल दो डिफरेंट टर्म है। मोनोक्लोनल में क्या होता है कि हमने एक बी सेल आइसोलेट करी जो एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जो किसी एंटीजन के पर्टिकुलर एपिटोप को पहचानते हैं। आपने इन बी सेल को आइसोलेट किया, इन्हें माइलोमा सेल के साथ फ्यूज कराया, और फिर सिलेक्शन कर लिया हैट मीडियम के ऊपर। हैट मीडियम में तीन चीजें हैं, HAT, हाइपोजेंथीन H से, अमीनोपेक्टिन और थायमिडिन। तो किसी भी नॉर्मल मैमेलियन सेल के पास न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए दो पाथवे होती हैं। एक होती है डी नोवो पाथवे,
जहां वो सिंपल से बेसिक अमीनो एसिड्स वगैरह का इस्तेमाल करके न्यूक्लियोटाइड तैयार करते हैं। और दूसरी होती है साल्वेज पाथवे। भाई जब आरएनए का काम खत्म हो गया, आरएनए डिग्रेड हो गया या एटीपी वगैरह टूट फूट गए हैं, तो टूटे फूटे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके नए न्यूक्लियोटाइड बनाना, यह है साल्वेज पाथवे का काम। अमीनोपेटेरिन एक जहर है। तो जैसे ही आप माइलोमा वाली फ्यूज्ड सेल डालोगे तो इस मीडियम पर अमीनोपेटेरिन की वजह से इन सेल्स का डी नोवो पाथवे बंद हो जाएगा। अब इनके पास सर्वाइव करने के लिए केवल साल्वेज पाथवे है। और साल्वेज पाथवे के सबस्ट्रेट मीडियम में डाल रखे हैं आपने हाइपोजैंथीन, ये है प्यूरिन बनाने के लिए, और थाइमिन ताकि आप पायरामिडिन बना सको। तो जो एंजाइम्स हैं इसके साल्वेज पाथवे के, वो एंजाइम्स हाइपोजैंथीन का इस्तेमाल करके और थाइमिन का इस्तेमाल करके ATCG बनाते हैं एंड सेल सर्वाइव कर जाती है। अब यहां पे एक खास बात और भी है, ये जो हम माइलोमा सेल ले रहे हैं ये कोई एरीगेरी माइलोमा सेल नहीं है। ये माइलोमा सेल वो है जिनके पास ये साल्वेज पाथवे के एंजाइम बेकार है, मतलब इनका साल्वेज पाथवे नहीं चलता। तो अब जब आपने माइलोमा की सेल और नॉर्मल कोई बी सेल को फ्यूज कराया है तो आपके पास 3-4 वेरिएबिलिटी मिल गई है। एक पॉसिबिलिटी है कि बी सेल फ्यूज ही नहीं करी, या फिर बी सेल से फ्यूज कर गई। एक पॉसिबिलिटी है कि बी सेल और माइलोमा सेल फ्यूज कर गई, जिसे आप हाइब्रिडोमा बोल रहे हो। और एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि या तो माइलोमा सेल फ्यूज नहीं करी या फिर माइलोमा से फ्यूज कर गई। तो नोटिस कीजिए, हेड मीडियम पर माइलोमा अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास साल्वेज पाथवे बेकार है और अमीनोपेटेरिन उसकी डी नोवो पाथवे चलने देगा। जो नॉर्मल बी सेल हैं वो भी सर्वाइव नहीं करेंगी, हालांकि उनके पास साल्वेज पाथवे है लेकिन उनकी लाइफ लिमिटेड है, तो कुछ दिनों बाद वो बी सेल मर जाएंगी। लेकिन जो हाइब्रिड सेल होंगी वो माइलोमा की वजह से कैंसरस है, मतलब उनकी लाइफ अनलिमिटेड है। और जब दोनों सेल जुड़ गई हैं तो उन्हें वो कैरेक्टर भी मिल गया कि उनकी साल्वेज पाथवे ओके हो गई है। साल्वेज पाथवे के एंजाइम्स प्रोवाइड कर दिए हैं बी सेल ने और अमर जिंदगी प्रोवाइड कर दी है माइलोमा सेल ने। तो केवल हाइब्रिड सेल ही सर्वाइव करती हैं। फिर हम उन्हें आइसोलेट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि वो सही एंटीबॉडी बना रहे हैं या नहीं, और फिर उन्हें लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कराएंगे एंटीबॉडी। उन्हीं को हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और टेक्निक का नाम है हाइब्रिडोमा। अब जब बहुत सारी बी सेल जो सेम एंटीजन को पहचान रही हैं, मतलब अलग अलग एपिटॉप्स को, जब हम इनके साथ ये वाला काम करें तो बनने वाले एंटीबॉडीज का नाम होगा पॉलीक्लोनल। सेम एंटीजन पहचान रहे हैं लेकिन मल्टीपल एपिटॉप्स को। तो मोनोक्लोनल का जो मेन इशू है वो ये है कि वो केवल एक ही एपिटॉप को पहचान सकता है। अगर सपोज को एंटीजन ने वो एपिटॉप बदल दिया या वो एपिटॉप चेंज हो गया तो फिर ये मोनोक्लोनल वहां बाइंड नहीं करेंगे। तो भाई ये टेक्निक जो थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन या फिर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करती है। आज जो आप मार्केट पर डिफरेंट एंटीबॉडीज देखते हो थेरेपेटिक्स के रूप में, वो इन्हीं टेक्निक से मिलकर के आए हुए हैं। तो आई होप मोरलेस एंटीबॉडीज के बारे में ज्ञान बढ़ गया होगा। इस ज्ञान का इस्तेमाल करना और भाई नंबर कमाना अपने आने वाले एग्जाम्स में। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। बाय बाय।